What's up, guys? My name is C. Abhishek Bhandari, and welcome back to our YouTube channel GradCool. That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners. Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos, and do like, comment, and share the video with your friends as well. So we started with income from house property. अपन सारे concepts उसके देख लिए, concept basis पे sum solve करने भी start कर दिए थे. ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं अभी तक वो वीडियोस, देन डू चेक आउट द वीडियोस एज वेल एज अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, क्लिक ऑन द लिंक टू डाउनलोड द नोट्स. ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट विद दिस सेशन मेक श्योर आप एक बार पूरा का पूरा चैप्टर फटाफट गो थ्रू कर लो सो दैट अपन सम्स में जो भी करने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाए. ठीक है, द की टू डायरेक्ट टैक्सेस इज रिविजन. You need to constantly revise and continuously revise all these concepts before you start solving the sums so that आप जैसे ही concept पढ़ो उसका applicability आपके लिए easy हो जाए. ठीक है, चलो without wasting any time let's just start with the sums. इस सेशन में अपने जितने पेंडिंग सम्स है वो अपन सारे के सारे कवर अप कर लेंगे. ठीक है, चलो देख सम नंबर 6 क्या है. Mr. Anand sold his residential house property in March 2019. ठीक है, Mr. Anand sold his residential house property in June 2019. He recovered rent of rupees 10,000 from Mr. Gaurav to whom he had let out his house for 2 years from April 2013 to March 2015. देख, April 13 से March 2015 तक आनंद ने एक बंदे को अपना फ्लैट लेट आउट पे दिया था. जून 2019 में उसको अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर हुआ. ठीक है, नेक्स्ट, he could not realize 2 months rent of rupees 20,000 from him and to that extent his actual rent was reduced while computing the income from house property. देख क्या बोला है, 2015-16 में 2 महीने का रेंट that is 20,000 he could not realize at that time. तो उस साल का 2015-16 का वो अनरियलाइज्ड रेंट हो गया. अनरियलाइज्ड रेंट अपन एक्चुअल रेंट रिसीवेबल में से माइनस कर देते. देयरफॉर उस साल की जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम थी उसमें 20,000 इनकम नहीं बताई थी. उस 20,000 में से 1920 में दैट इज जून 2019 में उसको 10,000 रिकवर हुआ. क्लियर है? ठीक है, यहां तक सिनेरियो में कोई डाउट नहीं है. नेक्स्ट, further he had let out his property from April 2015 to February 2019 to Mr. Satish. In April 2017 he had increased the rent from rupees 12,000 to rupees 15,000 per month and the same was the subject matter of dispute. Subject matter of dispute म्हणजे काय? Subject matter of dispute मतलब rent in arrears या arrears of rent. ठीक है, in September 2019 the matter was finally settled and Mr. Anand received rupees 69,000 as arrears of rent. अभी देख पूरा सिनेरियो वापस समझ. मार्च 2019 में उसने घर बेच दिया, दैट इज प्रीवियस ईयर 18-19 में घर बेच दिया. इसको रेंट रिसीव कब हुआ? अनरियलाइज्ड रेंट कब रिकवर हो रहा है? अनरियलाइज्ड रेंट कब रिकवर हो रहा है? प्रीवियस ईयर 2019-20 में, दैट इज आफ्टर सेलिंग ऑफ द फ्लैट. ठीक है, अरियर्स ऑफ रेंट कब रिकवर हुआ? अगेन प्रीवियस ईयर 1920 में, दैट इज आफ्टर सेलिंग ऑफ द फ्लैट. अभी आप लोगों ने अगर नोट्स ध्यान से पढ़े होंगे तो आप लोग क्या पूछोगे, सर फ्लैट बेच दिया मतलब हाउस प्रॉपर्टी नहीं है. हाउस प्रॉपर्टी नहीं है मतलब बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, मतलब अपन ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं कर सकते. ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन पॉप आउट होता है. अभी ये देख, इनकम कब अक्रू हुई? Income was accrued in 2015-16 and in 2017-18. बरोबर, उस पॉइंट पे हाउस प्रॉपर्टी थी ना. ठीक है, देयरफॉर उस टाइम पे हाउस प्रॉपर्टी में इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए थी. बट बिकॉज वी डिड नॉट टैक्सेबल द इनकम इन दोज इयर्स, दैट इज द रीजन अपन ये साल में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल करेंगे इवन इफ देयर इज नो सच हाउस प्रॉपर्टी. समझ में आ गया? ठीक है, इनकम इनकर होने के टाइम पे अगर एसएससी के पास हाउस प्रॉपर्टी थी एंड अगर एसएससी उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर था तो उस केस में वो इनकम एसएससी की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी, irrespective of the fact whether in the year of receipt एसएससी is still the owner or not. समझ में आ गया? ठीक है, तो इधर देख,
Since the unrealized and arrears of rent were recovered in previous year 1920, the same would be taxable in the assessment year 2021, irrespective of the fact that Mr. Anand was not the owner of the house in that year. मिस्टर आनंद उस घर के ओनर नहीं है, इस फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं है. जिस साल में इनकम अक्रू हुई थी उस साल में वो ओनर था, देयरफॉर जिस साल में इनकम रिसीव होगी उस साल में हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगी. क्लियर है? ठीक है. अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड का टैक्सेबिलिटी क्या बोलता है? फॉर्मेट के एंड में आता है. अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट एक्चुअली रिकवर्ड multiply by 70% is equal to taxable amount, or we can say unrealized rent or arrears of rent actually recovered less 30% standard deduction will give me taxable amount. In any case amount आपका सेम ही आएगा. तो arrears of rent कितना, unrealized rent कितना रिकवर हुआ? 10,000. arrears of rent कितना रिकवर हुआ? 69,000. ठीक है. टोटल कितना हो गया? 79,000. उसमें से मैंने 30% माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? टैक्सेबल अमाउंट. I am not solving this sum because ये just एक कॉन्सेप्ट है. ठीक है. आपको क्वेश्चन में बहुत घुमाया है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप खाली रेलेवेंट चीजें ही उठाओगे क्वेश्चन में से. क्लियर हो क्या? ठीक है. इसमें रेलेवेंट क्या था? अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड, अनरियलाइज्ड रेंट रिकवर्ड, दोनों को ऐड करो, 30% माइनस करो, टैक्सेबल अमाउंट जो भी आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐड हो जाएगा. क्लियर है? मैं ये सम सॉल्व नहीं कर रहा. अगर आपको फिर भी एक बार देखना है तो आपकी स्क्रीन पे है, वीडियो को एक बार पॉज कर लेना एंड उसके बाद आप सम देख सकते हो. आपके पास नोट्स में भी है, फोन पे आपको मिल जाएगा या लैपटॉप में, आप जहां पर भी नोट्स देख रहे हो आप खाली लिंक डाउनलोड कर लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. आगे के सम्स है जो सॉल्व करने लायक है, तो इस पे अपन टाइम वेस्ट नहीं करते. ठीक है. चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट चेक आउट सम नंबर 7. सम नंबर 7 आपका प्री एक्विजिशन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट और को ओनर्स के केस में इंटरेस्ट कैसे मिलता है उसके ऊपर है. ठीक है. नहीं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है, को ओनर्स वाला केस है. अब इधर देख, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े ना तो एक बार मैं आपको वापस रिकलेक्ट करवाता हूं. इन केस ऑफ जॉइंट ओनरशिप और को ओनरशिप, इंटरेस्ट वाला जब पार्ट आता है ना, इंटरेस्ट वाला पार्ट, तो उस केस में एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटरेस्ट है वो ओनर्स के बीच में ओनरशिप रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. बट रिपेयर्स एंड रेनोवेशन का जो भी इंटरेस्ट है ना, वो इंटरेस्ट ओनरशिप रेशियो में डिवाइड नहीं होगा. इसके लॉजिक मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी दे चुका हूं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वापस देख लेना. इन एनी केस एक बार आपको क्विकली बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है. देख, बहुत सिंपल सा लॉजिक है. अगर मुझे घर खरीदना है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मैंने जो भी खर्चा किया वो मैंने मेरे को ओनर के साथ मिलके किया होगा, दैट इज एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन. देयरफॉर उस एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितना भी इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो मेरा और मेरे को ओनर का साइमल्टेनियसली जाएगा, दैट इज इन इक्वल प्रोपोर्शन और इन द प्रोपोर्शन ऑफ द होल्डिंग व्हाटएवर द केस में भी. बट एक बार मैंने हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर दिया या अक्वायर कर दिया, उसके बाद मेरा और उसका शेयर डेफिनेट हो गया, 50% उसका 50% मेरा. तो मेरे जो 50% शेयर पे मैं रिपेयर या रेनोवेट करवाता हूं उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन वो क्यों ले. ठीक है. या फिर उसका जो शेयर है उसमें वो जो रिपेयर या रेनोवेशन करवा रहा है उसके इंटरेस्ट का डिडक्शन मैं क्यों लूं. प्रीटी लॉजिकल. दैट इज द रीजन यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग व्हेन इट कम्स टू जॉइंट ओनरशिप और को ओनरशिप. तो उस केस में परचेज कंस्ट्रक्शन पे जो भी इंटरेस्ट है वो ओनरशिप रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. रिपेयर एंड रेनोवेशन का जो भी इंटरेस्ट है वो इंडिविजुअली मिल जाएगा. क्लियर हो क्या? ठीक है. ये सम उसी के ऊपर बेस्ड है, इंटरेस्ट पे ही है. मैं ये भी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं खाली आपको बता देता हूं कि कैसे सॉल्व करना है. ठीक है. चलो. मिस अपर्णा को ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कैलकाटा अलोंग विद हर सिस्टर मिस डिम्पल. ठीक है. दो असेसी है अपने पास, मिस अपर्णा एंड मिस डिम्पल. ठीक है. वेयर हर सिस्टर्स फैमिली रिसाइड्स, हाउस प्रॉपर्टी के लिए है. बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी. ये आपको ओनरशिप रेशियो मिल गया. ठीक है. एंड द सेम इज यूज्ड बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन. ये एसओपी हो गया. सेल्फ ऑक्यूपेशन के केस में इंटरेस्ट की लिमिट्स है. परचेज कंस्ट्रक्शन पे मैक्सिमम 2 लाख, रिपेयर रिनोवेशन पे मैक्सिमम 30,000,
परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस रिपेयर्स प्लस रेनोवेशन का एग्रीगेट विल बी मैक्सिमम 2 lakhs. ठीक है, देख, इंटरेस्ट इज पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन ऑफ रुपीज 50 lakhs, loan of rupees 50 lakhs at 10% taken on 1/4/2018 for acquisition. Therefore 50 lakhs पे 10% के हिसाब से 5 लाख का जो इंटरेस्ट आएगा वो 50% अपर्णा को जाएगा, 50% डिम्पल को जाएगा. क्लियर है? क्यों? बिकॉज उनका ओनरशिप रेशियो कितना है? इक्वल है. ठीक है, देयरफॉर परचेज कंस्ट्रक्शन पे जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट ओनरशिप रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट, in addition Miss Aparna owns a flat in Pune in which she and her parents reside. She has taken a loan of rupees 3 lakhs at 12% for repairs of this flat. ठीक है, अपर्णा ने रिपेयर्स के लिए लोन लिया है 3 lakhs का, उस पे जो भी इंटरेस्ट है उसका डिडक्शन सिर्फ अपर्णा को ही मिलेगा. क्लियर है? नेक्स्ट, compute the deduction which would be available to Miss Aparna and Miss Dimple under section 24B. Section 24B is interest on loan taken for purchase, construction, repairs और renovation. ठीक है, तो पहले अपर्णा का सॉल्व करते हैं. AY 2021 that is previous year 1920. अपर्णा के लिए क्या क्या आएगा इंटरेस्ट में? एक तो जो एक्विजिशन के लिए 50 लाख का लोन लिया था उसका 50%. ठीक है, और एक जो उसने पुणे हाउस वाले के लिए रिपेयर्स करवाया उसका उसका 100%. तो इधर देख, लोन टेकन फॉर एक्विजिशन रुपीज 50 lakhs, तो इस पे इंटरेस्ट कितना है? 5 lakhs. 5 lakhs का 50% कितना आ जाएगा? 2,50,000. लोन टेकन ऑन एक्विजिशन 5 lakhs into half that is 2,50,000. ठीक है, उसने रिपेयर्स करवाया 3 लाख का लोन लिया एट 12%, इंटरेस्ट कितना आ गया? 36,000. लोन टेकन फॉर रिपेयर्स 36,000. अभी देख, दोनों प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वी नो परचेज कंस्ट्रक्शन के केस में मैक्सिमम इंटरेस्ट दैट विल बी अलाउड विल बी 2 lakhs. रिपेयर्स रेनोवेशन के केस में 36 नहीं होगा, मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड इज इक्वल टू 30,000. देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2,30,000. बट परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन प्लस रिपेयर्स प्लस रेनोवेशन का एग्रीगेट मिला के इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 lakhs. Therefore, deduction under section 24B allowed to Miss Aparna is rupees 2 lakhs. समझ में आ गया? ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, खाली कंसेप्ट जो आपने समझे वो इसमें अप्लाई कर रहे हो. नेक्स्ट देख, डिम्पल के केस में क्या है? डिम्पल ने कुछ रिपेयर्स करवाया क्या? नहीं, उसने खाली जो एक्विजिशन किया था उसमें जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट मिलेगा. Therefore, डिम्पल के केस में स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोन टेकन फॉर एक्विजिशन रुपीज 5 lakhs, इसका 50% 2,50,000. But because it is a self-occupied property, therefore such interest will be restricted to rupees 2 lakh. समझ में आ गया? ठीक है, अगेन आपके सामने स्क्रीन पे मैं ये भी सम सॉल्व नहीं कर रहा, आपके सामने स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है. एक बार इसको पॉज कर लेना, अगर आपको सॉल्व करना हो तो एक बार इस वीडियो को पॉज कर लेना. आपको स्क्रीन पे सामने क्वेश्चन और आंसर दोनों दिख रहे हैं, इसको फटाफट देख लेना. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपको ऐसे ही मिलेगी. नेक्स्ट सम जो होगा वो अपन अभी सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करना और एक बार इसको सॉल्व कर लेना. चलो, चल आगे. अभी इधर देख, को ओनरशिप का एक सम है वो अपन सम सॉल्व कर लेते हैं. को ओनरशिप मतलब जॉइंट ओनरशिप. ठीक है, आई विल बी नीडिंग अ फॉर्मेट. मैं पहले फॉर्मेट बना लेता हूं. म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, whichever is higher, compare that with standard rent, whichever is lower, this will be my expected rent. Compare expected rent with actual rent, whichever is higher, this will be my GAV. Less municipal taxes paid, this will give me NAV. NAV में से less डिडक्शन अंडर सेक्शन 24. ठीक है, इसमें दो डिडक्शन है. A is 30% ऑफ NAV एंड B is
इंटरेस्ट। लास्ट में क्या करता हूं मैं, ऐड अनरियलाइज्ड स्लैश अरियर्स ऑफ रेंट रिकवर्ड, और लास्ट में क्या मिल जाएगा मुझे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, compare with actual rent, whichever is higher will be my GAV, less municipal taxes paid, NAV. Less deduction फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। देख क्वेश्चन क्या बोलता है, Mr. Raman is a co-owner of a house property along with his brother holding equal share in the property। ठीक है, प्रॉपर्टी में जो भी शेयर है वो उनका इक्वल शेयर है ना। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज जॉइंटली टेकन। लोन क्या था, लोन फॉर कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन के लिए अगर ले रहा हूं तो जो भी इंटरेस्ट आएगा वो दोनों में ओनरशिप रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंड द इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इज ₹25,000। इंटरेस्ट चार्ज कितना है, 25,000, आउट ऑफ विच 21,000 हैज बीन पेड। आउच, 25,000 बैंक ने चार्ज किया लेकिन इन्होंने एक्चुअली पे कितना किया, 21,000। अब अपने को अलाउ कितना होगा, 21,000 या 25,000? सर 21,000 क्योंकि उतना ही पे किया है। नहीं सर, बैंक ने 25,000 चार्ज किया तो पूरा 25,000। देख, अगर आपने नोट्स नहीं पढ़े, ठीक है, तो एक बार वापस इंटरेस्ट वाला सेक्शन देखना, सेक्शन 24 पे, उसमें ये क्लियर कट लिखा है दैट इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। देयरफॉर अगर 25,000 बैंक ने चार्ज किया है मतलब ड्यू कितना है, 25,000। मैं 25 में से 21 पे करूं, 20 पे करूं, 30 पे करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 25,000 मुझे पूरा का पूरा इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस केस में ये जो 21,000 हैज बीन पेड है ना, दैट बिकम्स इररिलेवेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, टू रीपे दिस लोन Raman and his brother have taken a fresh loan and interest charge on this loan was ₹5,000। Again, इंटरेस्ट वाले नोट्स में मैंने वापस दिया हुआ है कि अगर मैं कोई पुराना लोन लेता हूं फॉर परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या रेनोवेशन, एंड उस लोन को रीपे करने के लिए अगर मैं फ्रेश लोन लेता हूं तो उस फ्रेश लोन पे जो इंटरेस्ट है मुझे वो भी मिल जाएगा। Therefore this 5,000 is relevant। क्यों? This is interest on fresh loan taken to repay the old loan। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट, म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है मेरे पास, 5,100 have been paid by the tenant। देख, म्यूनिसिपल टैक्सेस वाला नोट क्या बोलता है कि अगर म्यूनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किया या फिर टेनेंट ने पे किया एंड ओनर ने रीइंबर्स किया तो ही उसका डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पर ₹5,000 हैज बीन पेड बाय टेनेंट, तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? कंप्यूट द इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी चार्जेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमन। खाली रमन का पूछा है। ठीक है, चल अपन क्या करेंगे, अगर को ओनरशिप वाला आता है तो एनएवी तक जैसा नॉर्मली कंप्यूट करते हैं वैसा ही कंप्यूट करेंगे, उसके बाद इसको ओनरशिप रेशियो में डिवाइड कर देंगे, या फिर इस केस में नहीं, चल ठीक है वैसे ही करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड वो ही बना रहे। ठीक है, देख तुम्हारे सामने दोनों है, अपन सॉल्व करते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 160, 150, 170, 1,60,000, 1,50,000, स्टैंडर्ड रेंट 1,70,000। हायर 160 और 150 में से विचेवर इज हायर, हायर अमाउंट कौन सा है, 1,50,000, तो 1,50,000 इधर आ गया।
170 और 150 में से विच एवर इज लोअर, लोअर अमाउंट कौन सा है 1,50,000, वो ही आ गया। एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, कंपेयर दिस विद एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना है 15,000 पर मंथ, तो एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा 15,000 पर मंथ इंटू 12 मंथ्स, दैट विल बी 1,80,000। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो मेरा GAV क्या हो गया 1,80,000। इसमें से मैं 5,100 म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करूंगा, तंबूरा 5,100 टेनेंट ने पे किया है, देयरफॉर इग्नोर 0, इधर नोट आएगा, सिंस म्युनिसिपल टैक्सेस आर पेड बाय द टेनेंट एंड thus not allowed as deduction to the owner। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट NAV कितना हो गया इक्वल टू दीज माइनस दीज 1,80,000, ठीक है। अब डिडक्शन 30% ऑफ NAV, 1,80,000 का 30% कितना है 54,000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अभी इधर देख, एक चीज है यहां पे क्या होता है मालूम है, यहां पे आता है एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, देख 1,80,000 है ना, वो पूरी प्रॉपर्टी का है, ठीक है। इसमें से पहले मुझे रमन का शेयर निकालना पड़ेगा, जैसे ही NAV मिल गया डिवाइड NAV इनटू ओनरशिप रेशियो, ठीक है। इसमें से पहले मुझे रमन का शेयर निकालना पड़ेगा। नाउ रमन ओन्स इक्वली विथ हिज ब्रदर, तो ये जो NAV है इसका 50% विल बी रमन्स NAV, ठीक है। रमन्स NAV 50% कितना हो जाएगा इक्वल टू दिस इनटू 0.5, तो 50% कितना हो गया 90,000, 90,000 बिकम्स रमन्स NAV, ठीक है। देयरफॉर उसका डिडक्शन कितना हो जाएगा इक्वल टू दिस इनटू 0.3, 30% 27,000 हो गया, ठीक है। एंड नाउ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट जो पे किया है ना वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड है, देयरफॉर इंटरेस्ट भी ओनरशिप रेशियो में जाएगा। इंटरेस्ट है कितना इक्वल टू 25,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाय 2, 15,000 का मुझे इंटरेस्ट डिडक्शन मिलेगा। क्लियर है, गेला डोक्यात, ठीक है। 15,000 का 25,000 प्लस 5,000 टोटल 30,000 का इंटरेस्ट बनता है, जो डिडक्शन अलाउ होगा 30,000 में से रमन का शेयर कितना है 50%, देयरफॉर रमन को कितना मिलेगा 15,000। अनरियलाइज्ड रेंट वगैरह कुछ है नहीं है तो इसको उड़ा दे, would have been simple, delete, ठीक है। ये मैंने माइनस कर दिया NAV में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ रमन, ये हो गया रमन्स इनकम, ये लगा हो क्या, ठीक है। को ओनरशिप या जॉइंट ओनरशिप के रेशियो में आप लोग क्या करते हो NAV तक उसको जैसे नॉर्मली कंप्यूट करते हो वैसे ही कंप्यूट करोगे, उसके बाद आप ओनरशिप रेशियो में NAV को डिवाइड कर दोगे, ठीक है। रमन का NAV कितना आ गया 90,000 बिकॉज 50% ओन, उसके बाद आप क्या करोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन लोगे एंड ये लोगे क्या बोलते हैं इंटरेस्ट का डिडक्शन। अब इंटरेस्ट का डिडक्शन लेने के टाइम पे एक चीज याद रखना, अगर आप परचेज या कंस्ट्रक्शन के इंटरेस्ट का ले रहे हो तो वो भी ओनरशिप रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, बट अगर आप रिपेयर्स या रेनोवेशन का इंटरेस्ट ले रहे हो तो वो पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्लियर है, दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस सम। चलो आपके पास स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन एज वेल एज सोल्यूशन दोनों दिखेगा, ठीक है। इन एनी केस आपके नोट्स में मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है तो यू नीड नॉट वरी। एक काम करना, अगर आपको कॉपी करना है तो इसको पॉज करना वीडियो को और एक बार ये सब कॉपी कर लेना, ठीक है। विल मूव अहेड।
चल नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 9। आप लोगों ने वो सम सॉल्व कर लिया, ठीक है? अगर नहीं भी किया तो एक बार आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 9। देख सम नंबर 9 क्या है। Mr. X owns one residential house in Mumbai. The house is having two identical units. ये क्या हो गया? ये हो गया एरिया वाइज डिवीजन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है? टू आइडेंटिकल यूनिट्स, टू आइडेंटिकल यूनिट्स मतलब 50% एरिया 50% एरिया हो गया, ठीक है ना? एक कोई भी रेक्टेंगल ले लो, अगर मैं उसको बोलता हूं मैंने आइडेंटिकली डिवाइड किया है मतलब हाफ किया है, हाफ मतलब 50-50 हो गया, ठीक है? फर्स्ट यूनिट ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय मिस्टर एक्स एंड अनदर यूनिट इज रेंटेड फॉर ₹8,000 पर मंथ। ये जो 8,000 पर मंथ है ये आपका एक्चुअल रेंट हो गया, आगे नहीं, ये आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड हो गया। नाउ वी नो कि अगर मैं एरिया वाइज प्रॉपर्टी लेट आउट करता हूं, ठीक है, तो जो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्सेस एंड इंटरेस्ट दिया है वो पूरी प्रॉपर्टी का होगा। हमें पूरी प्रॉपर्टी का चाहिए क्या? नहीं, हमको खाली उतने ही पार्ट का चाहिए जितना पार्ट लेट आउट किया है। क्लियर है? देयरफॉर ये जो एक्चुअल रेंट है ये तो जितना है उतना ही रहेगा, बट स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, इंटरेस्ट ये सब डिवाइड हो जाएगा, ये सब 50-50 हो जाएगा, ठीक है? अभी इधर देख, द रेंटेड यूनिट वाज वेकेंट फॉर 2 मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर। सम नंबर 9 को इंपॉर्टेंट मार्क करना। क्यों? क्योंकि एक तो ये पार्टली लेट आउट पार्टली वेकेंट है, ठीक है? दूसरा एरिया वाइज वाला कॉन्सेप्ट लग जाता है, तीसरा इसके अंदर वेकेंसी रेंट का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। नेक्स्ट, द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउस फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 आर एज अंडर। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दिया हुआ है, फेयर रेंट दिया हुआ है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ओनर है, ओनर ने कितना पे किया? 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, तो ये भी डिडक्शन मिल जाएगा। लाइट एंड वाटर चार्जेस इग्नोर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 1500 पर मंथ, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। लीज मनी 1200 पर एनम इग्नोर। इंश्योरेंस चार्जेस इग्नोर, रिपेयर्स इग्नोर। सर रिपेयर्स का तो डिडक्शन मिलता है। तंबूरा भैया, रिपेयर्स के लिए आपने अगर कुछ लोन लिया है ना तो वो लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, रिपेयर्स का डिडक्शन नहीं मिलता, लोन अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलता, कंफ्यूज मत होना, ठीक है? कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देख बहुत सिंपल है, ज्यादा लोड है नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा। आउच, रुको जरा रुको, ये क्या हुआ है? एक सेकंड, प्लग इन कर लेते। डन, चला जाओ। What do we have in store? We have unit 1, ये हो गया आपका 50%, and we have unit 2, unit 2 हो गया आपका 50%, ठीक है? unit 1 is self occupied property, unit 2 is let out property. Again, municipal value, fair rent, whichever is higher, compare that with standard rent, whichever is lower will be my expected rent. Compare this with actual rent. Compare this with actual rent, whichever is higher. Compare this with actual rent, whichever is higher will be my GAV, ठीक है? इसमें से मैं क्या करूंगा? लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर विल गिव मी NAV, एंड उसके बाद लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, A will be 30% of NAV and B will be interest on borrowed capital. क्लियर है? अभी इधर देख, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं म्युनिसिपल वैल्यू कितना है। म्युनिसिपल वैल्यू इज 190, फेयर रेंट इज 185, 1,90,000, 19 लगा गया,
1,90,000, 1,85,000, ठीक है. विच एवर इज हायर कंपेयर दैट विथ स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,62,000. नाउ म्युनिसिपल टैक्सेस कितना पे किया 15% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू दैट इज इक्वल टू दिस इनटू 0.15. ये हो गया मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस. एनएवी स्टैंडर्ड डिडक्शन. इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 1500 पर मंथ, दैट इज इक्वल टू 1500 इनटू 12. ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है. अभी देख 50% एसओपी है, 50% एलओपी है, ठीक है. तो इसको सॉल्व भी वैसे ही करेंगे. एसओपी के केस में म्युनिसिपल वैल्यू से लेकर एनएवी तक सब जीरो है, तो इसमें मुझे लोड लेने की जरूरत नहीं है, मेरा एनएवी तक आ गया, ठीक है. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% भी जीरो हो जाएगा. इंटरेस्ट का डिडक्शन अपन को मिलता है तो इसका 50% मुझे मिल जाएगा इक्वल टू दिस इनटू 0.5, ठीक है. तो 9,000 मुझे इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाएगा. समझ में आया. एनएवी तक सब कुछ जीरो. अगर एनएवी जीरो है तो 30% डिडक्शन भी जीरो हो जाएगा. विच एवर इज हायर से आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट. स्टैंडर्ड डिडक्शन विच एवर इज लोअर से आई एम नॉट बॉदर्ड. एक्चुअल रेंट से आई एम नॉट बॉदर्ड. म्युनिसिपल टैक्सेस से आई एम नॉट बॉदर्ड. एनएवी आ गया. क्लियर है. एसओपी में कोई इशू नहीं था, दैट इज इक्वल टू सम, खत्म. नेगेटिव 9,000. ये है मेरा IFHP बोल्ड में. एलओपी देखते हैं. एलओपी अभी देख, लेट आउट प्रॉपर्टी क्या है, 1/2 वाज लेट आउट, ठीक है. तो मैं 50% ही लूंगा. म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 190, तो इसका 50% कितना आएगा इक्वल टू दिस इनटू 0.5. 95,000 ये आ गया, 92,500 ये आ गया. विच एवर इज हायर, हायर अमाउंट कौन सा है 95,000. कंपेयर दिस विथ स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है. 81,000. विच एवर इज लोअर, लोअर अमाउंट कौन सा है 81,000. दिस 81,000 बिकम्स माय एक्सपेक्टेड रेंट. कंपेयर दिस विथ एक्चुअल रेंट. एक्चुअल रेंट कितना है आपको 8,000 पर मंथ. एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है 8,000 पर मंथ. बट भाई जो 8,000 पर मंथ है ना, ये खाली 10 मंथ्स के लिए है. इधर देख, एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 10, दैट इज इक्वल टू रुपीज 80,000 प्लस वेकेंसी रेंट इज इक्वल टू 8,000 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 16,000. Therefore AR plus VR is equal to rupees 80,000 plus 16,000, that is equal to rupees 96,000, ठीक है. If AR plus VR is more than or equal to expected rent, then AR is equal to GAV. Therefore GAV will be equal to rupees 80,000. समझ में आ गया, ठीक है. इसके लिए आपको वेकेंसी रेंट वाला कॉन्सेप्ट आना जरूरी है. वेकेंसी रेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर क्वेश्चन में आपको वेकेंसी पीरियड दिया है, देन इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रेंट with actual rent, you will be comparing expected rent with actual rent plus vacancy rent. You will be comparing expected rent with actual rent and vacancy rent. In which case, if actual rent plus vacancy rent is more than expected rent, then actual rent will be my GAV. समझ में आ गया, ठीक है. प्योरली फॉर्मूला बेस्ड. मैं क्या करूंगा, एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट से कंपेयर करूंगा. एंड इफ एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, देन एक्चुअल रेंट विल बी माय जीएवी. इस केस में एक्चुअल रेंट कितना है 80,000, देयरफॉर मेरा जीएवी क्या हो जाएगा 80,000, ठीक है. यहां पे वो विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. गिला डोक्यात. अगर मैं विच एवर इज हायर वाला कॉन्सेप्ट लगा लेता तो नीचे 81,000 आ जाता.
बट बिकॉज मेरा प्रॉपर्टी 2 महीने के लिए वेकेंट था, देयरफॉर मुझे 16,000 का लॉस हुआ, एंड बिकॉज 16,000 का लॉस हुआ देयरफॉर मेरा एक्चुअल रेंट 80,000 ही हुआ इंस्टेड ऑफ 96,000, एंड दैट इज द रीजन मैं GAV क्या ले रहा हूं 80,000। ठीक है, अगर आपको अभी भी इसके अंदर डाउट है तो आप वैकेंसी रेंट वाला एक बार वीडियो देख सकते हैं, आपके डाउट्स उसमें क्लैरिफाई हो जाएंगे। अब म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है, म्युनिसिपल टैक्सेस मैंने 15% पे किया है, ठीक है, दैट इज दिस इनटू 0.5, तो 14,250 मेरा म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस हो गया, तो मेरा NAV कितना हो जाएगा, NAV वुड बी 65,750, NAV मिल गया, इसका 30% मैं माइनस कर दूंगा एज स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है 19,725, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लूंगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन भी माइनस कर दिया, मुझे क्या मिल जाएगा इनकम फ्रॉम यूनिट 2, ठीक है, यूनिट 2 का मेरा इनकम कितना है 37,025, देयरफॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना हो गया दिस प्लस दिस, दैट इज 28,025, 28,025 इज माय इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया मैंने? अभी देख, आपके पास सामने क्वेश्चन है, आपके पास नीचे सोल्यूशन भी है। ऑल वी डिड वाज यूनिट को मैंने उसके रेशियो में डिवाइड कर दिया, सेल्फ ऑक्यूपाइड में सब कुछ निल है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का मैंने उतने शेयर का डिडक्शन ले लिया। लेट आउट प्रॉपर्टी में जितना भी वैल्यूएशन दिया है सबको 50% से डिवाइड कर दिया, क्यों? बिकॉज 50% एरिया वाज लेट आउट। एक्चुअल रेंट को मैंने डिवाइड नहीं किया बिकॉज कॉमन सेंस, एक्चुअल रेंट जो मुझे मिल रहा है ना वो पूरी प्रॉपर्टी का नहीं मिल रहा, वो जितना पार्ट मैंने रेंट पे दिया है ना उतने ही पार्ट का मिल रहा है, इसीलिए मैंने उसको डिवाइड नहीं किया। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। एंड लास्ट मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया एंड इंटरेस्ट का 50% डिडक्शन भी ले लिया। ठीक है, इफ यू गाइज वांट टू कॉपी इट डाउन यू कैन कॉपी इट डाउन, मैंने सामने आपको स्क्रीन पे सम ओपन करके रखा हुआ है अलोंग विद द नोट्स। आपके नोट्स जो आपने लिंक से डाउनलोड अगर किए हैं तो उस नोट्स में भी इसका सोल्यूशन है। इन एनी केस यू नीड नॉट वरी, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करना और नोट्स को कॉपी कर लेना। चलो हो गया, विल वाइंड अप द सेशन हियर। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट 2 सम बाकी है वो अपन देख लेंगे, उसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट सेशन में एक बार मैं पूरे के पूरे हाउस प्रॉपर्टी में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अलोंग विद द फॉर्मेट आपको एक रिकैप भी करवा दूंगा when we will be winding up the session। ठीक है, तो we'll wind up the session here। चलो guys, adios। My name is C. Abhishek Bhandari and you are watching this video on our YouTube channel GradCool। That's right, GRADKUL, a premier digital learning platform for graduates and postgraduate learners। Do subscribe to our channel, click on the bell icon to get the latest notifications of the videos and do like, comment and share the video with your friends as well। व्हाट्सएप पे फेक न्यूज स्प्रेड करना बंद करो, अगर आपको कुछ शेयर करना ही है तो ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ज्ञान बांटो। चलो गाइस, adios and have a nice day, bye bye।